हेलो स्टूडेंट, जो 27 अगस्त को पेपर होने वाला जूनियर असिस्टेंट का, उसके आज से हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस सेट डेली करवाते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी है। हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन है, देव्यागम का संधि विच्छेद होगा। इसमें ऑप्शन है देवी प्लस आगम, देव प्लस आगम, देव्य प्लस आगम, देव्या प्लस आगम। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवी प्लस आगम। श्रुति शब्द युग में भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा कुल और कुल। कुल का मतलब होता है जो खानदान होता है, और कुल का मतलब किनारा। ठीक है। अभय उभय में निर्भय और दोनों, इसका पहला ऑप्शन, इसका भी सही हो जाएगा। फिर लक्ष्य का अनेकार शब्द है। इसमें निशाना उद्देश्य, लक्ष्य या तो मतलब किसी चीज़ पे निशाना लगाना, और उद्देश्य मतलब कोई एक लक्ष्य निर्धारित होना कि हमें ये बनना है, तो ये भी हो सकता है। फिर हिरण्यगर्भ, तो इसका भी फोर्थ का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? ब्रह्मा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिफ्थ का बी। पाटल का अर्थ होता है गुलाब होता है। फिर महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? इसमें दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा, पापी। तो दुरात्मा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग होगा। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले लगे होते हैं, तो प्रत्याशा में प्रति जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी देशज प्रकार का शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? इसमें कौन कौन से हैं? कमर है, कमेटी, कमेटी है, कमरा है और कान है। तो कमेटी, कमर, ये जो हैं विदेशी लग रहे हैं। तो इसमें कान जो है ये विदेशी नहीं होगा। द्रवहूँ सो दशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? 11वें में कौन अजीर का अर्थ क्या होगा? 11th में तो अजीर का अर्थ होता है आंगन। ठीक है। फिर वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? घर से बाहर गया, तो इसमें मतलब अलग होने का अर्थ पता चल रहा है, तो कौन सा हो सकता है? अपादान कारक हो जाएगा। फिर 13 है, 13 नंबर शुरू करते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है अजेय और शत्रुजयी, आजाद शत्रु, शत्रुविहीन। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसको क्या बोलेंगे? आजाद शत्रु। भूतकाल के भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, और संदिग्ध भूत होता है, हेतु भूत होता है। ठीक है। 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो 15 में क्या हो जाएगा? नकल। इसमें आप एक सेंटेंस बना के देखिए, जैसे रत्न क्या है? रत्न, बड़ा रत्न, तो इसमें इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। और बड़ी मोती, बचपन, मोती भी पुल्लिंग शब्द है। नकल जो है, नकल हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा है, क्या है ऐसा? तो ऐसा एक प्रकार का अव्यय हो जाएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मीठा हो जाएगा इसका। ठीक है। सेंटेंस बना के देख लिए, जैसे जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द में मिठास जो है एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है मिठास, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? मीठा।
फिर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। तो इसका हो जाएगा जिजीविसा, जो डी ऑप्शन में है जिजीविसा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। और निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो हा जो है ये संघर्षी है। ठीक है। फिर नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। फिर गद्यांश है, हम लोगों के में एक गद्यांश भी आ सकता है। गद्यांश को चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। ब्रह्मा शिष्टाचारों की खुशी तो प्राप्त होती है, शिष्टाचारों की खुशी तो प्राप्त होती है, किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपको आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। आत्मिक और आनंद को प्राप्त करना तो उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सरोबार कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। उपयुक्त का शीर्षक, तो इसमें पढ़ने से यही विदित हो रहा है कि इसमें आनंद की खोज जो पहला ऑप्शन दे रखा है यही सबसे सटीक बैठता है। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश, फिर दूसरा 23 क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न, अंतर मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? 23 का क्या हो जाएगा? तो इसमें अंतर्मन नकारात्मक मोह मिटाकर सकारात्मक मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है, यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसका सही सारांश बताइए। ये तो लगभग सभी के सही जाते हैं, अगर ध्यान से करो तो इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 25 का, फिर खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चल, पंक्ति में अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार होगा। जैसे सासी से समसरिस मान लो, उपमा की परिभाषा, तो ये इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। फिर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, फिर वह पुस्तक राम की है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है इसका, क्योंकि इसमें 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। और ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण से मुक्त मतलब ऋण से मुक्ति मिल गई, मतलब अलग होने का वो, तो इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा 29 में। जो पहले कभी ना हुआ हो, इसका क्या हो जाएगा? 30 का अभूतपूर्व। ठीक है। फिर रीजनिंग का आप ही लोग लगा लीजिएगा, बाकी मैं आंसर बाद में बता दूंगी, लेकिन रीजनिंग इसमें लगाना पॉसिबल नहीं है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं डाल दे रही हूँ और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। ये पहला है, फिर 31 ऐसे ही टिक कर देते हैं आंसर इसमें। ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा? 31 का ए आएगा आंसर। ठीक है। सत्य। 1 मिनट।
ले लिया। 31 का हो जाएगा 1, सत्य हो जाएगा। फिर 32 का हो जाएगा C, 33 का हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जाना है, 1 मिनट, 32 का हो जाए 33 का हो जाएगा A। लगा ज़रूर आप लोग लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि ये सॉल्व अभी किया जा सके। 34 का हो जाएगा B, फिर 35 का हो जाएगा C, और 36 का हो जाएगा C, ठीक। 37 का D, 38 का हो जाएगा D, 39 का हो जाएगा C, 40 का हो जाएगा C, फिर 41 का D हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके, 42 का हो जाएगा B, 1 मिनट, B, 43 का C, 44 का हो जाएगा D, 19 वर्ष, 45 का हो जाएगा C। चलिए अब सामान्य जानकारी पे आते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, कौन सा था? ताम्रपाली, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है खिज्र खां, 1 मिनट, ब्रश ले लेते हैं, पेन ले लें, उसके बाद फिर खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद, लोधी, राजपूत या खिलजी? तो राजपूत वंश का खिज्र खां ने प्रारंभ किया था। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक रहा। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। सॉरी, इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां जो है वो सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां किसका संस्थापक था? ध्यान से देख लीजिएगा, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। फिर राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था, 1526 में हुआ था, या 1522 में हुआ था, या 1532 में हुआ था? तो इसका युद्ध जो है वो 1527 में हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 का, ठीक है। खानवा का युद्ध जो है बाबर का हुआ था 1527 में, और पानीपत का युद्ध 1526 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडारू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। हुंडारू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। फिर अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है, ठीक है। अब 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है वो ऊपर है, भारत के उत्तर में है, और नर्मदा जो है वो एक प्रायद्वीपीय नदी है। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहेंगे? धारिता क्षमता कहेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ये संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, अनुच्छेद 32, और ये भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान का भाग नहीं है, इसे 1972 संविधान में एक संविधान संशोधन के द्वारा
में सम्मिलित किया गया था, इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 54 का डी। फिर निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? 67 से 69 के बीच में जो है मोरारजी देसाई जो हैं वो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है PIL का पूर्ण रूप क्या होता है? PIL का पूर्ण रूप होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है। फिर 57 हो जाएगा, किस आयोग समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था हरियाणा का। फिर 58 क्वेश्चन है, भारत सरकार प्रतीक में निम्नलिखित में से मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया है? मतलब मौर्य वंश से किसको नहीं लिया गया है? तो इसमें हो जाएगा सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते है राज्य वो मौर्य वंश से नहीं लिया गया है। ठीक है। इसको जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 58 हो गया, अब 59 पे आते हैं। 59 का हो जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मांग वक्त किसके अधीन अनियत होता है? तो मांग वक्त किसके अधीन अनियत होता है? 59 का हो जाएगा, सबसे पहला है शुद्ध प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, द्विअधिकार, अल्पाधिकार। तो इसमें हो जाएगा 59 का डी, अल्पाधिकार जो है। मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? अल्पाधिकार। फिर मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा कर राजस्व में वृद्धि, ये ऑप्शन है। जन वितरण प्रणाली में सुधार, सी मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यही सही है। फिर अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? फिनलैंड बना है, 61 का। ठीक है। फिर क्या, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, आलिया मीर को। ओके। और ये उनको जो वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति उन्होंने बहुत योगदान दिया उसके लिए दिया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है? कौन सा राज्य बना है? राजस्थान बना है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो इस किस ग्रह पर की है? शुक्र ग्रह पर की है। ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर बना है? ये चौथे नंबर का। ठीक है। फिर इसके बाद कंप्यूटर और सूचना पर आते हैं। और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, लगा के देखिएगा कितने सही गए हैं। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ही रख दिया है। एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है हर मामले में निश्चित, और फिर एक कंप्यूटर में निश्चित लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है। यही इसका जो फोर्थ ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। फिर क्या है? 67 है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है घड़ी की गति के रूप में, मेगा स्पीड के रूप में, बिट गति के रूप में, या चक्र गति के रूप में। बताइए 68 का क्या सही हो जाएगा? बिट गति के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिट गति। फिर
AI कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। 68 का ये ज्ञान डेटा सूचना AI कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर NLP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 69 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, 69 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, ALP प्रत्याशित है। फिर अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं, पैटर्न क्या कहे जाते हैं? कच्चा डेटा कहा जाता है, विशाल डेटा कहा जाता है, तीव्र डेटा कहा जाता है या गोपनीय डेटा कहा जाता है। 17 का क्या हो जाएगा? विशाल डेटा कहा जाता है, जो अत्यंत बड़े डेटा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बाइनरी लॉजिक, अरिथमेटिक लॉजिक प्रवर्तन, इसके प्रवर्तक कौन है? बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक लॉजिक के प्रवर्तक कौन है? क्लाउड शैनन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आप लोगों का 71 तक हो गया है, अब 72 पे आते हैं। ठीक है, 72 एक मिनट सेट कर देते हैं, फिर चलिए शुरू करते हैं। SSD का क्या अर्थ है? SSD का क्या अर्थ है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का क्या अर्थ होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। फुल फॉर्म मोम्स का इज पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है 73 का हो जाएगा बी, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। मोइम्स में हो जाएगा, एम का अर्थ हो जाएगा माइक्रो, ओ का अर्थ हो जाएगा ऑप्टो, ई का अर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रो और एम का अर्थ हो जाएगा मैकेनिकल, एस का अर्थ हो जाएगा सिस्टम। फिर मतलब इसका 73 का बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान मेन्यू आइटम है? कौन सा है? 74 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? 75 का ऑटोफिल कहा जाता है। जो इसमें क्या है, पूर्व निर्धारित मानों के आधार पर तो ऑटोफिल रहता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा फंड सेंसेफ्रिक है? कौन सा फंड जो है वो सेंसेफ्रिक है? तो एरियल फंड जो है वो सेंसेफ्रिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 77 है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प के द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है? तो इसमें फॉर्मेट विंडो ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक, फिर ईमेल भेजते समय BCC का क्या अर्थ होता है? BCC का क्या अर्थ होता है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, सी ऑप्शन नहीं सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का अर्थ हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? 79 का सी ऑप्शन सही होगा, बैच प्रोसेसिंग जो है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट। फिर 18th क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। दिस इज द राइट ऑप्शन। फिर अब उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, इस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें,
कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? बताइए। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे रखा गया, महात्मा गांधी के नाम पे, लाल बहादुर शास्त्री या मंगल पांडे? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे रखा गया है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रथम 5 बड़े नगर कौन कौन से हैं? तो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, यही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसका। ठीक, 82 हो गया। अब 83 पे आते हैं। ठीक, ओके। उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? 83 का लड़कियों के रोजगार के अवसर के लिए, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, या लड़कियों के लिए स्वास्थ्य व शैक्षणिक मानक? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करना है। उत्तर प्रदेश की योजना है। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कौन थे? पीएसी विद्रोह के समय कमलापति त्रिपाठी थे। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आगरा में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना जो है 1953 में हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? आगरा में है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? 87 का ऑप्शन है चेरो, खरवार, गोंड, सहरिया। तो सहरिया जनजाति जो है वो वाराणसी में नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति जो है ज़्यादातर ललितपुर जिले में पाई जाती है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? मथुरा से, गोरखपुर, ऋषिकेश या वाराणसी से? तो 88 गोरखपुर, जहाँ इसमें मुख्यमंत्री जी हैं वहीं से प्रकाशित होती है। फिर 89 का निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखना। जल विहार मेला बुंदेलखंड में, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में, और बलदेव छठ मेला पूर्वांचल में, शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में। तो ये जो बलदेव छठ मेला है ये पूर्वांचल में नहीं लगता है, ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। ठीक है, बाकी सारे याद करने पड़ेंगे, जैसे जल विहार मेला बुंदेलखंड ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है, बलदेव छठ मेला फरीदाबाद हरियाणा, शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुशीनगर में क्या हुआ था? यहाँ पे जो बुद्ध जी हैं उन्होंने अपना उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पे मर गए थे। ठीक है, फिर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? बर्नियर ने कहा था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्नियर। फिर लास्ट है 92 अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा, 1 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका 92 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक सही है। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी, यही सही है बस। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है।
और ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? 93 विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, सिगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं कोयले के भंडार। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? कौन सा क्षेत्र जो है निर्यात विकास केंद्र नहीं है? प्रयागराज नहीं है। ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कृषि में, उद्योग में, व्यापार वाणिज्य में या सेवाओं में? तो सेवाओं में हो जाएगा इसका ऑप्शन। UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो कानपुर में है। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। बी ऑप्शन इज राइट। 97 उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका रिहंद परियोजना हो जाएगा। ठीक है, 98 का। और ये जो रिहंद परियोजना जो है वो सोनभद्र ज़िले में है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? 99 का बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि यहाँ यही गेहूँ उत्पादन में सबसे आगे हैं ये सब राज्य। ओके, फिर यूपी का प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? सूरजमुखी है, कुसुम है, राई, सरसों है या अलसी है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो सी ऑप्शन, राई और सरसों। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।